नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का बंसल न्यूज के इस खास कार्यक्रम बोलो बोलो मुंह तो खोलो में। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और आज बोलो बोलो में हम बात करने वाले हैं एजुकेशन सिस्टम को लेकर। कहते हैं कि अगर किसी भी देश के भविष्य को आपको समझना है तो आपको वहां के प्राइमरी स्कूल में जाकर देखना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि अगर कहीं पर आपको निवेश करना है जो कि समाज का उत्थान कर सके तो वो है शिक्षा। अब आप सोचेंगे कि हम इस पर आज बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल आज इस टॉपिक पर हम बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी ने 11th 12th यानी कि 11वीं 12वीं का जो सिलेबस है वो चेंज कर दिया है। उसके कुछ चैप्टर्स को हटा दिया गया है और ये कोई पहली बार नहीं है। सिलेबस चेंज करने की एनसीईआरटी की ये कोई इकलौती घटना नहीं है, बल्कि बदलावों में हो रहे, कोर्स में हो रहे बदलावों का एक हिस्सा कह सकते हैं, एक सीरीज का हिस्सा इसे कहा जा सकता है। लेकिन ये कैसे तय होगा कि बच्चे क्या पढ़ेंगे और क्या नहीं पढ़ेंगे? क्या पर्टिकुलर विचारधारा से जुड़े हुए लोग अगर कोर्स तैयार करते हैं, बच्चे क्या सीखेंगे? ये समझने की दरअसल हम आज कोशिश करेंगे और इससे लेकर युवा क्या सोचता है ये भी जानने का प्रयास आज किया जाएगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जो युवा साथी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं उनसे सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूँ, उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत। आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगी कि एक एक करके आप सभी अपना परिचय दे दीजिए, इंट्रोडक्शन दे दीजिए, उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। आप बताइए। नमस्ते, मेरा नाम अनुष्का रथ है। मैं एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ कंप्यूटर साइंस फील्ड में। नमस्कार, मेरा नाम सिद्धांत शर्मा है और मैं एक्सीलेंस कॉलेज का विद्यार्थी हूँ और अर्थशास्त्र में मैं अपनी मास्टर्स कर रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम दिव्या वासवानी है, मैं भोपाल से हूँ और मैं बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की छात्र हूँ। नमस्कार, मेरा नाम आयुष जैन है और मैं करेंटली बीए सेकेंड ईयर परस्यू कर रहा हूँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज। हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऐश्वर्या श्रीवास्तव है। अभी मैं एलन सिटी कॉलेज में सेकेंड ईयर सीएस से अपनी इंजीनियरिंग पूरी कर रही हूँ। मिलिंद पांडे का सभी को सादर नमस्कार। मैं करंटली फर्स्ट ईयर हूँ, अंडरग्रेड कंप्यूटर साइंस एलन सिटी कॉलेज से परस्यू कर रहा हूँ। तो देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं और तमाम जो युवा साथी यहाँ पर मौजूद हैं एजुकेशन सिस्टम को लेकर ही हम आज उनसे बात करने वाले हैं। एजुकेशन सिस्टम और राजनीतिकरण या फिर एक विचारधारा, उसे जरा समझने की कोशिश करते हैं। सिद्धार्थ, आपसे शुरुआत करती हूँ। सिलेबस जो चेंज हुआ है एनसीईआरटी की तरफ से, कई ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिन्हें हटा दिया गया है और पहली बार नहीं है, जैसे मैं शुरुआत में जिक्र कर चुकी हूँ। कैसे तय होगा कि बच्चों को स्कूली शिक्षा में या जो उनकी नींव है उसमें उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए? कौन तय करेगा और कैसे तय करेगा? जी, तो इस पे मैं थोड़ा सा और विस्तार में बताता हूँ कि अगर आप देखोगे भारत में एक बहुत बढ़िया श्लोक सभी ने सुना होगा कि विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रताम धनमाप्नोति, धनाति धर्मम तथा सुखम। तो हमारे यहाँ विद्या की परिभाषा में कहा गया कि विद्या वो है जो व्यक्ति को और विनम्र बनाए। अगर हम देखते हैं हमारे जो स्कूली विद्यार्थी होते हैं तो हमें इस चीज़ को एनालाइज करना पड़ेगा कि हमारे समय की मांग क्या है। जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, नई शिक्षा नीति आई है, उसमें सरकार ने प्रयास किया है कि जो छोटी प्राइमरी के बच्चे हैं उनको ज़्यादा चीज़ें प्रैक्टिकली सिखानी है। और जब आप प्राइमरी में पढ़ते हो तो बच्चा जल्दी चीज़ों को सीखता है देख करके जी, और उन्हें प्रैक्टिकली करके जल्दी सीखता है। बच्चा घर में वो सीखता है जो वो माँ बाप को करते हुए देखता है। बिल्कुल। तो हमारा जो परिवर्तन आए, और हमेशा परिवर्तन होते रहना चाहिए समय के हिसाब से, समय की मांग के अनुसार। तो अगर चाइना में आप देखोगे तो अभी जो प्राइमरी के बच्चे होते हैं उन्हें भी कंप्यूटर से और टेक्नोलॉजी से बहुत फ्रेंडली बनाने की कोशिश की जा रही है। तो हमारी जो भारतीय पद्धति है शिक्षा की, जिसमें गुरु शिष्य परंपरा की हम बात करते हैं, तो उसमें भी उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि समय में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का महत्व बढ़ रहा है तो हमें उसको भी उसमें जोड़ना होगा। तो उसे विचारधारा से न देखते हुए हमें इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि समय की जो मांग है उसके हिसाब से शिक्षा में परिवर्तन होने चाहिए। लेकिन वर्तमान में ऐसा हो रहा है कि आप ऐसा देख रहे हैं कि समय की मांग के अनुसार ही शिक्षा में परिवर्तन हो रहा हो? क्योंकि कई बार ये देखा जाता है और उस पर सवाल भी खड़े होते रहे हैं कि सरकारें बदलती हैं तो वो अपनी विचारधारा के हिसाब से सिलेबस में चेंज कर देती हैं। शिक्षा व्यवस्था में हो सकता है कि थोड़ा सा आइडियोलॉजी का इन्फ्लुएंस रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी सरकार 1991 में जो परिवर्तन हुआ, जो हम कैपिटलाइजेशन की ओर गए, उसको रिवर्स कर सकती है। सरकार कोई भी हो, आइडियोलॉजी कोई भी हो, लेकिन जो मार्केट की डिमांड है उसके हिसाब से ही आपको जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वो तैयार करना होगा। तो अभी हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देखेंगे सारी विचारधाराओं के अंतर हमने उसमें इंट्रोड्यूस किया कि जो बच्चे हैं उनको आपको कोडिंग सिखानी है।
तो कोडिंग किसी आइडियोलॉजी से इम्पैक्ट नहीं होता है, मार्केट से इम्पैक्ट होता है। मैं आपसे समझना चाहूंगी कितना सहमत हैं आप सिद्धार्थ की बातों से, और क्या वाकई में जरूरत है कि जो जरूरत है हमें उसी हिसाब से अपने एजुकेशन सिस्टम में चेंज करना चाहिए? सवाल मेरा आपसे वही रहेगा कि ये बात हमेशा से रही है और सवाल इस पर खड़े होते रहे हैं कि सरकार बदलती है तो वो अपने हिसाब से एजुकेशन सिस्टम में चेंज कर देती है, वो अपने हिसाब से कोर्स में बदलाव लाती है और बताने की कोशिश होती है कि बच्चों को अब स्कूल में यही पढ़ना होगा। जी, चूंकि आज का मुद्दा यह है कि शिक्षा, तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि शिक्षा से बड़ी कोई चीज़ नहीं, शिक्षा से बड़ी कोई नींव नहीं। जो जीवन जीना सिखा दे वो है शिक्षा, शिक्षा से बड़ी कोई जीत नहीं। तो मैं इनकी बात से पूरा सहमत हूँ कि इन्होंने कहा कि आज के हिसाब से ह्यूमन रिसोर्स को बनाना चाहिए। तो ह्यूमन रिसोर्स कैसे बनता है? ह्यूमन रिसोर्स ना कि ये आज आप अगर डॉक्टर बन रहे हैं तो आपको नीट की तैयारी कराई जा रही है, आपको अगर इंजीनियर बनना है तो आपको IIT JEE ये सब पढ़ाया जा रहा है, लेकिन एक ह्यूमन रिसोर्स अच्छे से बनाने के लिए आपको भारत की इतिहास के बारे में भी आपको पूरा पता होना चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ जो प्रोफेशन में जा रहे हैं आप सिर्फ उसी के बारे में समझे, सोचिए और वही आगे बढ़ के इम्प्लीमेंट कीजिए, बट बच्चों को ये भी सिखाया जाना चाहिए कि भारत के रूट्स, भारत के एथिक्स, भारत की वैल्यू से जुड़े रहिए आप। और आई कम्प्लीटली एग्री विद हिम कि जो एक फाइनल प्रोडक्ट जो होना चाहिए, एक बच्चे को जो फाइनल प्रोडक्ट कहलाना चाहिए, उसमें भारत की सारी वैल्यूज आनी चाहिए, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि सरकार किसी की भी आ रही है। आजकल जो एजुकेशन जो बनाई गई है उसमें यह है कि पिछले ज़माने से पुराना जो इतिहास चल रहा है कि मुगलों की सरकारों के बारे में सिखाया जा रहा है, जैसे हो गया अकबर हो गया, अलाउद्दीन खिलजी हो गया, लेकिन भारत के कोर्स में ये है ही नहीं कि हल्दी घाटी के बारे में, युद्धों के बारे में बताया गया हो, या फिर और भी भारत में कई युद्ध हुए, या फिर छत्रपति शिवाजी के बारे में ना अवगत कराया गया है अब तक, ना तो शिवाजी महाराणा प्रताप के बारे में कुछ बताया गया है। सो आई बिलीव कि ये सब चीज़ें भी सिलेबस में इंक्लूड करनी चाहिए ताकि बच्चे को एक हिंदू जो पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें हुई गई हैं वो भी उनके बारे में वो अप टू डेट रहें और उनको पता रहना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि आपके जो बच्चे हैं वो भारत की संस्कृति को समझ सके। स्कूली बच्चों की जो नींव होती है उसे मजबूत करने के लिए जो बेसिक एजुकेशन होती है वो मजबूत करना बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार उसमें भी ये कहा जाता है कि इतिहास के तथ्यों से छेड़छाड़ हो गई है। आयुष, आप कितने सहमत हैं जो कहा है दिव्या ने, और क्या कुछ ऐड ऑन उसमें आप करना चाहेंगे? जी, आप ये कह सकते हैं कि इतिहास से छेड़छाड़ तो की जा रही है। हमारी भारतीय जो हमारे राजा महाराजा हैं, फॉर एग्जांपल कि इन्होंने बताया कि छत्रपति महाराज या फिर संभाजी हो गए, तो उनके बारे में हमें बहुत कम पढ़ाया जा रहा है कंपैरेटिव कि कोई मुगल किंग है या फिर ब्रिटिश एम्पायर है। उनके बारे में हम काफ़ी ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ब्रिटिश एम्पायर के बारे में या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में, सिकंदर के बारे में फॉर एग्जाम्पल, तो उनके बारे में हमारी बुक्स में ज़्यादा है। बट कंपेरेटिव कि हमारे इतने ग्रेट किंग्स हुए हैं, पृथ्वीराज चौहान हो गए, अशोक हो गए। मेरा वही है जो आप कह रहे हैं कि ये पढ़ाया जा रहा है और ये नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं विचारधारा तो आ रही है ना। एक पर्टिकुलर विचारधारा का व्यक्ति उस कोर्स में, उस सिलेबस में अगर वही चीजें शामिल करेगा तो बच्चों को तो वो पढ़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल, तो इसे सुधारना चाहिए कि हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि उन्हें सब पढ़ना है, और हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये चेंजेस आने चाहिए कि जो भी चीज़ें हैं वो ज्यों का त्यों रखी जाएं बच्चों के सामने, उन्हें छेड़छाड़ उनके साथ नहीं की जाए। बच्चों के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि ये जो फॉर एग्जांपल कोई था कि ये गंदा था या फिर ये बुरा था, ये अच्छा था या फिर बुरा था, फॉर एग्जांपल उनके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि दैट इज़ हिस्ट्री, उससे उन्हें सीखना है और उन्हें आगे क्या बढ़ना है उन्हें ये देखना चाहिए। और इस समय सोशल मीडिया का भी इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा हो गया है, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, यहाँ से भी काफ़ी सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। तो इससे भी बच्चों को सीखना पड़ेगा, हमें सिखाना पड़ेगा बच्चों को कि इतना इन्फ्लुएंस इन सब से नहीं होना है। सोशल मीडिया काफ़ी फेक न्यूज़ फैलाती है, सोशल मीडिया से काफ़ी सारे गलत तथ्य बाहर आते हैं, उन्हें भी सुधारने की ज़रूरत है। ऐश्वर्या, आप क्या कहेंगी अगर हम अभी के सिचुएशंस देखें या अभी को मत देखिए, आप स्टार्टिंग से ही अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में राजनीतिकरण भी हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम में हावी हो जाती है, जिस पर कई बार हमने भारत में ही विवाद होते हुए भी देखा है। एक वर्ड जो शुरू से वहाँ से चलता आ रहा है वो था शिक्षा या विद्या। जैसे सिद्धांत ने बोला, जो उसने विद्या का श्लोक बोला, उसका अर्थ अगर मैं बताऊं तो विद्या से विनम्रता आती है, विनम्रता से पात्रता, जिसका अर्थ है स्किल्स। स्किल्स के थ्रू धन आता है, धन से धर्म आता है, धर्म से सुख आता है, जिसका अर्थ है विद्या से इवेंचुअली सुख आता है। अब हम पहली चीज बताएंगे जिसे हम विद्या शिक्षा कहते हैं, क्या वो बाउंडेड है कि हम इस एरिया को शिक्षा कहते हैं, इस एरिया को विद्या कहते हैं? एग्जैक्टली, ये कुछ बाउंडेड नहीं है। तो अभी के टाइम पे जो रिडक्शन, मतलब एजुकेशन सिस्टम में जो अभी एनसीईआरटी में रिडक्शंस हुए, कितने सारे टॉपिक्स रिड्यूस कर दिए गए हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी
उस रिडक्शन को रिड्यूस करके बोला गया है कि हम बच्चों का बर्डन कम करना चाहते हैं, इसलिए हमने उन टॉपिक्स को रिड्यूस कर दिया गया है। अ क्वेश्चन, बर्डन लर्निंग होता है या फिर बर्डन ऑफ फॉर्मेलिटीज होता है जिनको मीडियम बनाया जाता है मार्क्स का? क्योंकि हमें मार्क्स दिए जाते हैं असाइनमेंट्स के ऊपर, हमें मार्क्स लर्निंग के ऊपर नहीं दिए जाते। और अगर लर्निंग के ऊपर मार्क्स दिए जाते हैं तो एग्जामिनेशंस में चीटिंग क्यों होती है? क्योंकि जहां प्रिविलेज मार्क्स को देना चाहिए, जहां प्रिविलेज लर्निंग को देना चाहिए, उसकी जगह प्रिविलेज मार्क्स को दिया जाता है, इसलिए उसमें चीटिंग होती है। सबसे बड़ा ड्रॉप, सबसे बड़ा माइनस पॉइंट। उसके साथ मेरे पिताजी ने मुझे एक बात बोली थी, जब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का युद्ध हुआ था, उनकी आंखें फोड़ दी गई थी। उस समय वो शब्द भेदी बाण चलाते थे। उस समय जो उनके जो राइटर थे, उनने जो उनको इंस्ट्रक्शन दिए थे कि वो मोहम्मद गौरी पे बाण चला पाए। ये वाला इंसिडेंट किसी को पता है क्या? उनने क्या, वो याद है उनने क्या बोला था पूरे एक, वो याद है कि आपको क्या बोला था उनने? ये उन्होंने जो कहा है वो चंद्र बरदाई ने लिखा है, जो उनके राज दरबारी कवि थे, और उन्होंने कहा कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। अब देखिए यहाँ पर हम 4-5 लोग हैं ना, इसमें सिर्फ एक इंसान को ये याद था। और अब मैं बोलूं कि ग्रेट रूलर्स, 6 ग्रेट मुगल एम्परर्स थे, वो हम सबको पता होंगे कौन सी ईयर में आए थे, कहाँ तक पहुंचे थे। तो ये जो चीज़ है जो धर्म से लेकर पॉलिटिक्स तक ले गई है, ये चीज ना पढ़ाई से ज्यादा ये पॉलिटिकल एजेंडा बन चुका है। क्योंकि लर्निंग की कोई लिमिट नहीं होती, लर्निंग का भी बर्डन होता ही नहीं है। एक साल में इंसान क्या क्या नहीं सीख सकता। अगर उसमें भी आप कोर्स रिड्यूस कर रहे हो और फिर कह रहे हो आप, अगर आपको सही में बर्डन कम करना है तो जो फॉर्मेलिटीज हैं, जो रिटर्न कंटेंट्स है, उसको रिड्यूस करिए। उसकी जगह वाइवास को और इंक्रीज करिए, ओरल वाइवा को और मतलब ओरल जो भी सब्जेक्ट है तो उसको और इंक्रीज करिए। और अगर आप, चलिए मैं मानती हूँ, अगर आप रिड्यूस करने से, कोर्स रिड्यूस करने से आपको लगता है कि बर्डन रिड्यूस हो रहा है, तो आप उतना रिड्यूस, आप मुझे बताइए कितना लेवल तक बर्डन, मतलब कितना लेवल तक हमें कोर्स रिड्यूस करना चाहिए कि बच्चा चीटिंग न करे। जिस मूवमेंट बच्चे ने चीटिंग करना छोड़ दी एग्जाम्स में, उस मूवमेंट में हम मानेंगे कि हाँ, हमारी एजुकेशनल सिस्टम में अब प्रॉपर चेंजेस आ चुके हैं। बिल्कुल, लेकिन देखिए जरूरत ये भी है कि आप पढ़ क्या रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं। अभी आपने जैसा एग्जांपल दिया, कई लोग ऐसे हैं वाकई में जिनको मुगलों के बारे में नहीं पता होगा, और कई ऐसे हैं जो अपने धर्म को लेकर भी बहुत सी चीजें नहीं समझते होंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं धर्म को भी एजुकेशन से जोड़कर देखा जा रहा है, वो भी हावी होती है। कहीं ना कहीं राजनीतिकरण भी हम एजुकेशन सिस्टम में देख रहे हैं, और यही सबसे बड़ी समस्या है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। तो फिर कैसे एजुकेशन सिस्टम को आप आगे बढ़ा पाएंगे, या कैसे बच्चा समझ पाएगा कि इतिहास में क्या कुछ हुआ है, क्या गलत हुआ है, क्या सही हुआ है, कौन बताएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। मिलिंद, देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो यही कहना चाहूंगा कि धर्म को शिक्षा से जो जोड़ा जा रहा है, ये मुख्य रूप से राजनीतिक पार्टियों का एजेंडा है, जो केवल राजनीतिक लाभ के चक्कर में इस पर फोकस कर रही हैं। इससे बच्चों का कोई लेना देना नहीं है। बच्चों में आपने देखा होगा धर्म के नाम पर कभी राजनीति नहीं होती। बिल्कुल। तो ये केवल राजनीतिक पार्टियों का प्रोपेगेंडा है, जो कि रोका जाना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट। और हम अपने साथियों से बहुत पूर्णतः अग्री करते हैं, जो जैसा कि सिद्धांत जी ने कहा, क्योंकि हिस्ट्री की बात हो रही है तो पहले हम इतिहास पे ही फोकस कर लेते हैं। तो इतिहास जो हमारा है, ये आई थिंक सब लोग एग्री करेंगे कि काफी तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया। तो सबसे पहली बात तो ये है कि करेक्ट इतिहास हमारी आने वाली पीढ़ी को जानना होगा, और वो करेक्ट इतिहास प्रस्तुत करना हमारी करंट सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। सबसे पहला मुख्य बिंदु। और अब इतिहास से आगे चलते हुए अगर मैं बोलूं कि शिक्षा प्रणाली में क्या चेंज लाना चाहिए, एनसीईआरटी में क्या अपडेट होना चाहिए, तो परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन हर पॉइंट ऑफ टाइम पे होना चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो हम पीछे छूट जाएंगे। तो सब इसमें यही कहना चाहूँगा कि जैसा कि हम आजकल टेक्नोलॉजी के युग में जा रहे हैं, और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का पेस ऑफ चेंज हो रहा है, तो यही कहना चाहूँगा कि जो स्किल्स पे फोकस करना चाहिए कि हमारा जो युवा है वो इस लायक बने, ऐसी स्किल्स गेन करे जिसके बलबूते पर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस पर तो कई बार गवर्नमेंट भी जोर देती है, लेकिन इस तरह से अगर देखें कि आपको बच्चों को क्या पढ़ाना है, आपको बच्चों को क्या सिखाना है, उस नाम पर अगर आप इतिहास के तथ्यों से ही छेड़छाड़ करेंगे तो बच्चों को सच कैसे पता चलेगा? कैसे उन तक जो वाकई जानकारी है, जो हुआ है पिछले समय में, वो कैसे पहुंचेगा? क्योंकि हम तो वर्तमान समय में ही देख रहे हैं ना कि सरकारें ही, किसी की भी हो या राजनीतिक दल, आपस में लड़ते हैं। कई बार हमने मंच से ही सुना है कि इतिहास के तथ्यों से छेड़छाड़ हुई है। कई ऐसे लीडर्स हैं जिनका नाम बताया जाता है, उनका नाम ले लेके एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं कि वो तो ऐसे थे, उन्हें ऐसा पेश किया गया है, वो लीडर तो ऐसे थे, उन्हें ऐसा पेश किया गया है। सच कैसे जनता तक पहुंचेगा? देखिए, जैसे अभी मेरे सारे साथियों ने बोला कि इतिहास को बहुत तोड़ मरोड़ के दिखाया गया है। मेरे अनुसार इतिहास को जैसा है वैसा दिखाना चाहिए, ताकि उस बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी
बढ़े और वो बच्चा खुद फिगर आउट करे कि वो चीज़ सही है या गलत, सही तो सही, गलत तो गलत, वैसा ही प्रस्तुत करना चाहिए। एवं एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी उसमें कि जैसे मेरे साथी ने बोला कि मुगलों के बारे में हमें बहुत मालूम है, लेकिन छत्रपति शिवाजी के चैप्टर्स में इतने डिटेल में नहीं बताया गया है कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं। तो ये भी एक रीज़न है कि पॉलिटिकल पार्टीज जैसे चेंज होती है वैसे हमारा सब्जेक्ट भी चेंज होता है, हमारे टॉपिक्स भी चेंज होते हैं एंड हमारी बिल्कुल एक तरह से फायदा उठाने की कोशिश भी होती है। सिद्धार्थ, मैं आपसे समझना चाहूंगी, राजनीति में या हम एजुकेशन सिस्टम में कहें, कई बार हमने सुना है कि शिक्षा में महाभारत पढ़वाना चाहिए, रामायण पढ़ाना चाहिए, तो उस पर सवाल खड़े हो जाते हैं कि अरे आप महाभारत या रामायण पढ़वा रहे हैं तो फिर आप हमारे धर्म को भी ऐड करिए, आप उस पर क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा सवाल है और ये जो समस्या है उसका हल कैसे निकलेगा, इस विवाद का हल कैसे निकाल पाएंगे अगर इसी तरह से आपस में लड़ते रहे तो? एक अभी बात उठी थी कि कई राजनेता एक दूसरे पर टिप्पणी करते हैं, आरोप लगाते हैं। उसका एक बड़ा कारण क्या है कि वो बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं है। अगर आप शुरुआती दौर में देखोगे तो हमारे देश के जो लीडर्स थे, हमारे देश के जो नेता थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल बैरिस्टर थे, महात्मा गांधी जी बैरिस्टर थे, फिर उसके बाद BR अम्बेडकर जी, उनके बराबर पढ़ा लिखा व्यक्ति अभी तक हमारे संसद में अभी तक नहीं पहुंचा है। तो इतने प्रतिष्ठित और बहुत शिक्षित लोग थे, इसलिए शिक्षा का महत्व वो जानते थे और क्या पढ़ाया जाना चाहिए क्या नहीं पढ़ाया जाना चाहिए इसको जानते थे। अब बात आती है कि राम जी के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। मैं कहता हूं कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जो सिर्फ राम जी को पढ़े ना बल्कि उनका अनुसरण करे। उन्होंने जो किया, हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जिससे कि हमारे यहाँ राम पैदा हो, हमारे यहाँ कृष्ण पैदा हो, हमारे यहाँ बुद्ध पैदा हो, महावीर पैदा हो। अभी ऐसा समय क्यों आ गया है कि हमारे देश में जिन पे आप आज भी गर्व करते हैं, आज हम कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की बात होनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा व्यक्ति हमारे समाज में अब क्यों पैदा नहीं होते जी? तो ऐसी शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए जो उनके समय उन्हें मिली थी। अभी बात कर रहे थे कि हम धार्मिक ग्रंथों के पढ़ाए जाने की, तो मुझे आज भी याद है कि मेरी हिंदी की पुस्तक में जो परशुराम और लक्ष्मण जी का संवाद दिया है जी, जिसको मैंने पढ़ा, तो इन चीजों को जिससे बच्चों को प्रेरणा मिलती है। अब इस बात पे कि राम जी को पढ़ाया जाना चाहिए कि नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, कृष्ण जी को पढ़ाया जाना चाहिए या नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, इस पे सवाल हो सकता है, लेकिन किसी को भी इस बात पे डाउट नहीं होगा कि जो गडरिये की कहानी हमने बचपन में पढ़ी, जो झूठ बोलता था, उसको पढ़ाया जाना चाहिए कि नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। चूंकि उसका दृष्टिकोण अलग है। आप उसको जब देखते हो गडरिये की कहानी को, तो आप उसे नैतिकता की दृष्टि से देखते हो कि कितना नैतिक भाव हमारे बच्चों के अंदर उत्पन्न किया जा रहा है। उसको पढ़ा के आप उन्हें नैतिक शिक्षा दे रहे हो। तो जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनमें बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको जानने से हमारे जीवन में और हमारी दिनचर्या में और हमारे देश में अच्छे नागरिक पैदा होंगे। तो उन्हें उसमें यहाँ इंक्लूड तक करना सीमित रह गया ना सिद्धार्थ के हमें ये जानना चाहिए या ये हम अपने बच्चों को सिखाएंगे तो उनका भविष्य जो है वो हम संवार सकते हैं और बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में जानने का अधिकार है। लेकिन सवाल फिर वहीं पर आकर टिक जाता है कि एक पर्टिकुलर विचारधारा का दंश आखिर क्यों वो बच्चे झेले। जी वही बात है कि जैसे सरकार जैसे जैसे बदलती जा रही है वो अपने हिसाब से जो शिक्षा है उसका रूप अपने अकॉर्डिंग बदलती जा रही है। बट बात ये है ना कि बच्चा अगर हिंदुस्तान में रह रहा है तो हिंदुस्तान की रूट्स से जुड़े रहना, हिंदुस्तान के संस्कारों से जुड़े रहना वो उसका प्राइम चीज़ है कि वो उसको आनी चाहिए, पता रहना चाहिए। जैसा कि आपने पूछा कि राम जी की महाभारत हो गई और भगवत गीता हो गई, तो ये सब बच्चों को पता होना चाहिए। तो असली मॉरल वैल्यूज, असली नैतिकता तो बच्चों को यहाँ से बताई जा रही है, ना कि गिलहरी और किसी और कहानियों से। तो बच्चे को अंदर जो डेवलपमेंट उसका होना है वो इन पुरानी कथाओं से, उन चीज़ों से जुड़कर मिलेगा, ना कि और फिक्शनल चीज़ों से जुड़ के मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी आयुष कि अगर विचारधारा से छेड़छाड़ होगा तो फिर बच्चों की नींव कैसे मजबूत होगी? अगर विचारधाराओं से छेड़छाड़ यहाँ पर हो रहा है तो बच्चों की नींव कहीं ना कहीं डिपेंड करेगी कि उनके घर में कैसा माहौल है। उनके घर का भी वातावरण यहाँ पर डिपेंड करता है कि क्या उनके घर में निरपेक्ष लोग हैं, धर्म निरपेक्ष लोग हैं या फिर शिक्षा निरपेक्ष लोग हैं, क्या उनकी सोच कैसी है। उनके माता पिता भी अगर उनके माता पिता की भी सोच उसी तरह है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में वो भी आ जाते हैं, तो यहाँ पर बच्चों की नींव एक तो स्कूल्स में भी डैमेज की जा रही है और घर में भी उतना ही डैमेज उनके साथ हो रहा है। और आजकल आप देख रहे हैं कि स्कूल्स की जो टाइमिंग हो गई है वो इतनी बढ़ा दी गई है कि बच्चे सुबह जा रहे हैं और रात को आ रहे हैं, शाम को 4-5 आ रहे हैं। तो वो भी डिपेंड करता है यहाँ पर। बिल्कुल। ऐश्वर्या, आप मुझे बताइए कि वर्तमान का जो परिदृश्य हम ये देख रहे हैं या आप लोगों ने भी जो स्कूल में अपनी बुक्स में पढ़ा है,
सच को सच कहने का और गलत को गलत कहने का साहस क्यों नहीं है हमारे अंदर या तमाम उन लोगों में जो सिलेबस को तैयार करते हैं? सच को सच कहने का और गलत को गलत कहने का सबसे पहला कारण तो यही है कि शिक्षा बची नहीं है। शिक्षा वो भी थी जो उस समय में गुरुकुल जाके प्राप्त की जाती थी, शिक्षा ये भी है जो आज के समय में स्कूल और कॉलेज वगैरह से मिलती है। बिल्कुल। लेकिन हमारी शिक्षा प्रणाली अपूर्ण है। इसका एग्जाम्पल ये है, आश्रम में जितने वृद्ध आश्रम में जितने वृद्ध रहते हैं, जिनके बच्चे हैं, लड़का भी शिक्षित है, लड़की भी शिक्षित है, लेकिन उनको रखना नहीं चाह रहे। अब बताइए ये कैसी शिक्षा है जिसमें माँ बाप की जरूरत या फिर माँ बाप की इम्पोर्टेंस नहीं बताई जा रही। उस समय जब गुरुकुल हुआ करता था तो उसमें जो अपन धर्म को ला रहे हैं शिक्षा के बीच में, कई धर्मों में कई जिससे शिक्षा या धर्म बोले, कई जगह बोला जाता है माँ के पैरों में जन्नत है, तो कहीं श्रवण जैसे पुत्र भी होते हैं जी। अब बताइए जो उस समय से लेकर आ रहे हैं उसको जब इधर तक ले आए जहाँ पे माँ बाप को ही घर से बेघर कर दिया, तो वो कैसी शिक्षा है? अब इसमें गलत को गलत और सही को सही। अब उधर हम जाते हैं, सब जाते हैं हम वृद्ध आश्रम, लेकिन कोई उन बच्चों पे हाथ नहीं उठा, कोई उन बच्चों पे उंगली नहीं उठा सकता। यही तो शिक्षा की अपूर्णता है। मिलिंद, क्या ऐड करना चाहेंगे? मैं यही ऐड करना चाहूँगा सबसे पहले कि जो इन्होंने बोला वो बिल्कुल सही है, और दूसरा मुख्य बिंदु ये उठाना चाहूँगा कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि इसमें अभी सरकारें बदलने के बाद परिवर्तन आया, तो मैं किसी राजनीतिक पार्टी का साथ तो नहीं लूँगा अभी इस समय, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो पिछले 70 साल से हमारी शिक्षा प्रणाली चल रही थी, वो वह शिक्षा प्रणाली है जो अंग्रेज छोड़कर गए हैं, और वो वह शिक्षा प्रणाली है जो आपको नौकर बनने पर मजबूर करती है। और उसमें अगर अब जो के चेंज आ रहा है, जो करंट सरकार ला रही है, तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई बुराई है। और जैसा कि हमारे रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ अगर इंक्लूड किए जा रहे हैं एनसीईआरटी के अपडेट में, तो इसमें भी मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है, और इसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि जो चरित्र उसमें सिखाया गया है वो चरित्र हमारे युवा में डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो चरित्र डेवलप नहीं होगा तब तक हमारा युवा उस क्रिटिकल थिंकिंग की ओर नहीं जा पाएगा, और वो उस तरीके से प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, और युवा प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा तो अल्टीमेटली देश नहीं प्रोग्रेस कर पाएगा। निश्चित तौर पर सवाल वहीं पर आकर खड़ा हो जाता है कि जब बच्चों की नींव ही मजबूत नहीं होगी तो आप अपने देश को, अपने भविष्य को कैसे आखिर मजबूत बना पाएंगे? कहते हैं कि महात्मा गांधी जी के लिए जो शिक्षा का मूल्य था वो सत्य और अहिंसा था, और वो जो नीति है वो दुनिया का कोई भी एजुकेशन आज तक नहीं बदल सका और बदल भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो वाकई में सत्य है। और इसलिए जरूरत यह है कि आप सत्य को, जो सच है, जो वाकई में ऐतिहासिक है, उन तथ्यों से छेड़छाड़ ना करें। उन्हीं सत्य चीजों को, उन्हीं सच चीजों को अपने बच्चों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, और वो जिम्मेदारी शायद हम सभी की बनती है, और उन लोगों की भी जो सिलेबस को तैयार करते हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत धन्यवाद। आप सभी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, बहुत शुक्रिया आप सभी का। इसी के साथ बोलो बोलो में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।